Hello, my dear students. I am Namita Pant, lecturer English from Government Girls Polytechnic, Dehradun, and I am here with the solution of the sample paper that I had posted earlier. That is sample paper number 2. Let's solve it and try to know what the answer should be for you to score perfect marks in this second semester exam. Okay, let's move forward now. See, Section A, there were 12 questions. Out of that, you had to attempt 10 questions. And though I have done all the 12 for you to understand it better, पहला क्वेश्चन देखते हैं. The specific purpose of writing a resume is to win an dash. It was written there. तो resume लिखने का सबसे important purpose क्या होता है कि इंटरव्यू में उसको सफलता मिल जाए कैंडिडेट को, है ना. सो इंटरव्यू विल बी द करेक्ट आंसर. Second was the contact information should be listed on the last dash of the press release. Press release के कहाँ पर होना चाहिए? On the last line नहीं, paragraph. Okay, last paragraph. A memo is a form of what communication? Formal communication. आपने देखा होगा हमने जितने भी communication के बारे में यहाँ पे सीखा है वो सब formal communication जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. ठीक है. फोर्थ वाज डैश इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रिपेयर्ड बिफोर अ मीटिंग टू बी डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन. आपने ध्यान कहाँ पे देना है? मीटिंग से पहले लिखा गया है. ठीक है. सो इट विल बी द आंसर विल बी एजेंडा. ओके. अगर आफ्टर अ मीटिंग लिखा होता है यहाँ पे जो कि प्रिपेयर किया जाता है, डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन तो नहीं होता, वहां पे होता डैश इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रिपेयर्ड आफ्टर अ मीटिंग. ठीक है. तो वो क्या होता वहां पे? मिनट्स होता आंसर. ठीक है. यहाँ पे आंसर होगा एजेंडा. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन वाज द वर्ड नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन. ये आपको बहुत बार जब वीडियो बनाया था, जब हमने इसकी प्रेजेंटेशन करी थी, तब भी बताया था कि नोटिस हमेशा बोल्ड लेटर्स में लिखा जाना चाहिए सबसे ऊपर, है ना. Now, dash is the ability to understand and share the feelings of others. What is it? It is called empathy. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपने ट्रू फॉल्स करने हैं, बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं सही हैं या गलत है. ठीक है. लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो नोन एज सिमेंटिक बैरियर. लैंग्वेज बैरियर को सिमेंटिक बैरियर भी कहते हैं. बिल्कुल सही जवाब है ये. सिमेंटिक बैरियर का मतलब ही लैंग्वेज बैरियर होता है. ठीक है. सो इट इज ट्रू. नेक्स्ट वाज द थीम ऑफ द पोएम ओड टू नाइटिंगेल इज मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी माने होता है जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है कि हम जन्म लेते हैं फिर हमारी मृत्यु होती है, मतलब हम अमर नहीं है, मरने वाले प्राणी हैं, कि हम आए हैं अगर इस संसार में तो हमारी मृत्यु भी निश्चित ही है. तो ये पोएम की जो थीम है ओड टू नाइटिंगेल की, इट इज मोर्टेलिटी. बिल्कुल सही है ये भी कि हाँ इसकी थीम जो है मोर्टेलिटी ही है. तभी तो नाइटिंगेल को कंपेयर किया है. ओ दाउ इमॉर्टल बर्ड बोला है, उसे बोला है इमॉर्टल बर्ड. दो द बर्ड इज नॉट इमॉर्टल बट द साउंड ऑफ दैट, द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल इज इमॉर्टल. ओके. नेक्स्ट वाज मिस मैकेंजी वाज एन ओल्ड विडो. यहाँ पर आपने ध्यान कहाँ देना है? इस पर ध्यान देना है. अगर आप ओल्ड तक देखेंगे तो आप बिल्कुल सही है. मिस मैकेंजी वाज एन ओल्ड, यहाँ तक बिल्कुल सही है ये सेंटेंस. विडो बोलने से ये सेंटेंस गलत हो गया बिकॉज शी वाज नॉट अ विडो, शी वाज अ स्पिंस्टर. शी हैड नॉट मैरिड. एन ओल्ड अनमैरिड woman is known as a spinster. So she was not a widow, she was a spinster. ठीक है. तो ये false हो गया सेंटेंस. राजाज डेलिकेसी was a name given to an ice cream by the vendor. आपने ध्यान कहाँ देना है यहाँ पर? इस पर. ठीक है. ये भी फॉल्स है क्योंकि इसका आंसर क्या है? वो जो बेचा करता था वेंडर, वो बेचा करता था नट्स. तो राजाज डेलिकेसी भी एक नट का नाम है, ना कि आइसक्रीम का नाम है. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. 11th क्वेश्चन देखिए. अकॉर्डिंग टू द सोनेट शेक्सपियर डज नॉट बिलीव इन ट्रू लव. बिल्कुल गलत है ये जवाब, क्योंकि शेक्सपियर बिलीव्स इन ट्रू लव, है ना. वहीं पर ही उसने बोला था कि अगर ये बात मेरी गलत है और अगर ऐसा प्रूव हो जाए तो फिर मैं पोएम्स लिखना ही छोड़ दूंगा. सो दिस सेंटेंस विल बी फॉल्स. ठीक है. द फाइनल थॉट ऑफ द पोएम दाउ हैज मेड मी एंडलेस इज दैट गॉड इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर. ध्यान किस पर देना है? नॉट प्रेजेंट. जबकि ये आंसर हो गया फॉल्स. क्यों? क्योंकि इस पोएम में पोएट ने बोला ही यही है कि गॉड तो हर जगह प्रेजेंट है. इट इज ओमनी प्रेजेंट. ठीक है. ये हो गए 12 क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पर, जो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. 30 to 40 वर्ड्स ईच में आपने आंसर देना है. 30 से 40 वर्ड्स में देना है. पहला क्वेश्चन देखिए. हाउ आर द गिफ्ट्स ऑफ गॉड पोरिंग ऑन ह्यूमन बींग्स. कैसे मिलते हैं हमें? गॉड्स अनलिमिटेड गिफ्ट्स आर रिसीव्ड बाय मैन्स लिमिटेड हैंड्स. उसके गिफ्ट्स कैसे हैं? ध्यान आपने कहां पर देना है? गॉड के गिफ्ट्स अनलिमिटेड हैं और हमारे हाथ कैसे हैं? लिमिटेड हैं. गॉड कंटिन्यूज टू पोर हिज गिफ्ट्स टू अस फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर. एक जीवन से दूसरे जीवन तक हमें अपने गिफ्ट्स को वो देता ही रहता है. ठीक है. वॉट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क? एवर फिक्स्ड मार्क क्या है पोएम में? लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क. ठीक है.
इसके बारे में बोला है एवर फिक्स मार्क। जैसे वहां पर लाइट हाउस को बोला गया था, अगर आप याद करें प्रेजेंटेशन को, मैंने लाइट हाउस बताया था आपको, दैट कैन नॉट बी चेंज, इट इज परमानेंट। ठीक है, वो इसलिए एवर फिक्स मार्क क्यों कहा है, क्योंकि वो परमानेंट है। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम और कंडीशन, समय और कंडीशंस के चेंज होने के साथ वो चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, व्हाई डिड ही लीव हिज हाउस। द एस्ट्रोलॉजर वॉज द सन ऑफ अ फार्मर। कौन था हमें नाम तो पता नहीं, पूरी स्टोरी में कहीं पर भी एस्ट्रोलॉजर का नाम हमें राइटर ने नहीं बताया है। सो हम लिखेंगे द एस्ट्रोलॉजर वॉज द सन ऑफ अ फार्मर। क्यों अपना घर छोड़ा, ही लेफ्ट हिज हाउस बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड मर्डर्ड अ मैन। उसको लगा था कि उसने किसी आदमी का मर्डर कर दिया है। सो ही लेफ्ट हिज होम विदाउट टेलिंग एनीबडी। ठीक है, इतने में ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स द 16th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। क्या है क्वेश्चन, नेम सम ऑफ द ओल्ड हाउसेस दैट आर मेंशन्ड इन द स्टोरी द प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स। कुछ ओल्ड हाउसेस के बारे में बताओ, नाम बताओ जो कि इस कहानी में मेंशन किए गए हैं। तो आपने इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन से आप लिख नहीं सकते इसे। ठीक है, क्या है, फर्निश है, द ओक्स, हंटर्स लॉज, द पार्सनेज, द पाइन्स। मैं ये भी नहीं कहती हूं कि आपको इन सबको याद करना है, अगर आपको इसमें से दो तीन भी याद हो जाते हैं, तीन चार याद हो जाते हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने सारे नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, विंडमियर, यहाँ तक 8, और एक साथ में मलबरी लॉज जो है मिस मैकेंजी के घर का नाम था। तो यानी कि कुल मिला के 9 नाम दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें से अगर आप 4-5 याद कर लोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फर्नहिल, द ओक्स, हंटर्स लॉज, द पार्सनेज, द पाइन्स, डम्बर्नी, मैकिनन्स हॉल एंड विंडमियर। ठीक है, आर सम ऑफ द ओल्ड हाउसेस मेंशन्ड इन द स्टोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द नाइटिंगेल कॉल्ड एन इमॉर्टल बर्ड। नाइटिंगेल को इमॉर्टल बर्ड क्यों कहा है। In Ode to a Nightingale, the poet calls the nightingale an immortal bird. By calling so, he actually stresses. किसको बोला है सबसे पहले तो ये बताएं, नाइटिंगेल को बोला है। ठीक है, by calling so, he actually stresses the eternal and everlasting influence of the bird song. bird के बारे में नहीं, बल्कि bird के song के बारे में है कि वो eternal है, हमेशा ही रहने वाला है, everlasting है, उसका influence भी लोगों पर everlasting है। ठीक है, he thinks that the same song soothed and beguiled the ancient emperors. वो सोचता है, कवि सोचता है कि यही आवाज थी जिससे कि ancient emperors भी चार्म हुए थे, उनको भी बहुत पसंद आया था, क्लाउन्स को भी पसंद आया था। द बाइब्लिकल रूथ, एक कैरेक्टर का नाम वहां पे दिया हुआ है रूथ, अगर आप पोएम को याद करें तो, उसको भी पसंद आया था, और जो वो अकेली लड़की फेरी लैंड में खड़ी थी उसे भी उसकी आवाज बहुत ही सूदिंग लगी थी। ठीक है, इतने सारे लोगों को मेंशन करने का मतलब ये है कि एंशियंट टाइम से लेके आज तक उसकी आवाज में कोई भी बदलाव नहीं है। जितना सूदिंग और जितना बिगाइलिंग, जितना इंटरेस्टिंग, जितना चार्मिंग वो पहले था, उतना ही अब भी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज, हाउ डज इट इंटरफियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप नॉइज से क्या समझते हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो कैसे इंटरफियर करता है। देखो, नॉइज इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो आपको पता है, नॉइज एक तरीके का बैरियर है। सिंस नॉइज कैन मेक द कन्वर्सेशन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समटाइम्स द सेंडर कांट कन्वे द मैसेज एंड समटाइम्स द रिसीवर कांट इंटरप्रेट इट। क्यों है ये बैरियर, क्योंकि वो कन्वर्सेशन को थोड़ा सा मुश्किल बना देता है समझने में। कभी कभी सेंडर इस नॉइज की वजह से अपने सही मैसेज को भेज नहीं पाता, और कभी कभी रिसीवर उसे सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। ठीक है, अब आप यहाँ पे नॉइज इज अ, यहाँ पे जैसे बैरियर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर सकते हो। वो कैसा बैरियर है, वो एक फिजिकल बैरियर है ना। नॉइज इज अ फिजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्पैथी। एम्पैथी पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, एम्पैथी इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट अनदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम विद इन देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर्स पोजिशन। एम्पैथी क्या होती है, ऐसी कैपेसिटी किसी भी इंसान की जिससे कि वो दूसरे आदमी की, दूसरे इंसान के अंदर क्या चल रहा है, कैसी उसकी उस समय सोच हो रही है, उसको वो समझ सके, उसे एम्पैथी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि आदमी अगर अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रख करके देख ले और समझ ले उसकी परेशानियों को, तो उसे एम्पैथी कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, जिनका जवाब आपने 100 to 150 वर्ड्स में देना था, और ये 5 मार्क्स का
एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एन एजेंडा फॉर अ मीटिंग। अगर हम एजेंडा फॉर अ मीटिंग लिखते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों लिखा जाता है, उसका क्या फायदा है, ठीक है। Some of the major advantages of writing a meeting agenda are क्या क्या है। By sharing the agenda ahead of time, participants of the meeting may duly prepare to address the issues. उनको तैयारी करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग। कैसे होता है क्विक डिसीजन मेकिंग, इससे हेल्प कैसे होती है कि एजेंडा की वजह से हमें पता होता है कि हमने किस बारे में कितनी देर बात करनी है, तो हमारे पास टाइम बाउंड होते हैं हम लोग, तो इसलिए हम डिसीजन मेकिंग पर भी जल्दी पहुंचते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, इट हेल्प्स इन गारंटीइंग दैट ऑल द इश्यूज दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग आर कवर्ड। क्योंकि एजेंडा में पहले से ही सारे इश्यूज लिखे होते हैं कि हमने किन किन इश्यूज पर बात करनी है, तो इसलिए ये एक इंश्योर करता है एजेंडा कि सारे जो इश्यूज थे उनको हम टाइम पर कवर कर लें, ठीक है। दे सेव बाय टाइम बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्कशन। नेचुरली जब आप टाइम बाउंड हो गए, आपने एक टाइम के अंदर अंदर उसे खत्म करना होगा मैटर को, तो आप अननेसेसरी डिस्कशंस में नहीं पड़ोगे, ठीक है। फिफ्थ इज अ मीटिंग एजेंडा एड्स इन द प्रिपरेशन ऑफ मीटिंग मिनट्स एंड रेजोल्यूशंस। इन्हीं की हेल्प से मीटिंग मिनट्स भी बनाए जा सकते हैं और जो भी रेजोल्यूशंस लिए गए वो भी इनकी मदद से तैयार किए जा सकते हैं, तो एजेंडा उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय प्रिपेयरिंग अ मीटिंग एजेंडा, द मीटिंग मेंबर्स कैन डिस्कस देयर थॉट्स एंड व्यूज इनफॉर्मली बिफोर द मीटिंग। अगर मीटिंग एजेंडा तैयार कर लिया जाता है तो जितने भी मीटिंग में मेंबर्स जाने वाले हैं वो लोग इनफॉर्मली एक बार पहले उन टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो पहले से ही तैयार हों उन पर मीटिंग में प्रॉपरली डिस्कस करने में, ठीक है। ये हो गया आपका 20th आंसर। अब हम दूसरे लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर। सेंडर की तरफ से कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं उस पर आपने लिखना है, सेंडर की तरफ से, ठीक है। टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव, एफर्ट शुड बी मेड ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर टू सेंड द मैसेज प्रॉपरली। सेंडर की ये जिम्मेदारी है कि वो मैसेज को अच्छे से भेजे, ठीक है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इनकम्प्लीट वेयर सम काइंड ऑफ बैरियर्स कम इन बिटवीन। अगर कोई भी बैरियर्स बीच में आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है, ठीक है। फॉलोइंग आर द फ्यू बैरियर्स दैट आर सेंडर ओरिएंटेड। ये कुछ बैरियर्स दिए हैं नीचे जो कि सेंडर ओरिएंटेड हैं। क्या? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर सेंडर में कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है, ठीक। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अगर मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया, उसे सही तरीके से बताया नहीं गया है, ठीक है। कम्युनिकेशन विदाउट प्रॉपर कंटेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है तो उस पर आप नेचुरली कम्युनिकेशन जब करोगे तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। आप पहले से ही ऐसे एजम्पशंस लगा रहे हैं जो इसके बारे में आप खुद ही क्लियर नहीं है, ठीक है। आपने बातें कैसी करनी है जो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक। थिंकिंग दैट इंप्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एक्सप्रेशन। कई लोग ये समझते हैं कि सामने वाले पर हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए, आपका आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सप्रेशन अच्छा रखेंगे तो अपने आप ही इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। इट इज नॉट द वाइस वर्सा। आपने इंप्रेशन अच्छा डालना है तो एक्सप्रेशन अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेशन अच्छा अगर आपका होगा तो इंप्रेशन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। आपने किन्हीं वर्ड्स का मीनिंग पहले से ही गलत समझ के रखा है तो उसे आप वहां पे एक्सप्लेन भी गलत तरीके से करोगे, तो ये भी एक बैरियर है। फास्ट स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो तो उससे भी सामने वाले को समझने में मुश्किल हो सकती है। नेगेटिव फीलिंग्स, अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके टॉपिक के बारे में, जिस भी विषय पर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो उससे क्या होगा, इस बात पर इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस पर, ठीक है। टेम्पर ऑफ द स्पीकर, अगर स्पीकर का टेम्पर अच्छा नहीं है, टेम्पर माने उसका स्विंग, उसका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उससे भी नेचुरली कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक। एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जॉब में भी बोला जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक के अंदर होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की ही कमी है आपके अंदर, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो अपनी चीजों को, तो नेचुरली क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो उसमें बैरियर होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 21st क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रेस रिलीज कैन बी अंडरलाइंड एज फॉलोज। ये हम देख सकते हैं, देखो सबसे पहला हेडलाइन होना चाहिए। द हेडलाइन टाइटल ऑफ अ प्रेस रिलीज टेल्स रीडर्स व्हाट द रिलीज इज अबाउट। इसी से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा प्रेस रिलीज है वो किस चीज के बारे में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लियर होना चाहिए ये। समरी,
This section summarizes the key points of the press release and answer the 5 W's of who, what, when, where and why. ये 5 W's होते हैं प्रेस रिलीज के, who, what, when, where and why. इनको आंसर करता हुआ आपका समरी होना चाहिए प्रेस रिलीज का. समरी क्या कि प्रेस रिलीज, मेन प्रेस रिलीज लिखने से पहले एक पैराग्राफ उसके बारे में होना चाहिए जिसमें कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए. ठीक है, आगे देखिए, डेट एंड लोकेशन, कब लिखा गया, लोकेशन कौन सी जगह से लिखा गया, ये प्रेस रिलीज में जरूर लिखा जाना चाहिए. बॉडी ऑफ द प्रेस रिलीज, ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेस रिलीज एज इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इन टर्न मेक्स द प्रेस रिलीज इफेक्टिव. इसमें वो सारी चीजें होती हैं जिससे कि प्रेस रिलीज इफेक्टिव बनती है. ठीक है, और एंड और क्लोज, द प्रेस रिलीज शुड हैव अ प्रॉपर क्लोज और एंड टू इट. प्रॉपर क्लोज एंड होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एब्रप्ट एज इट मे कंफ्यूज द रीडर्स. वो एब्रप्ट अगर होगा, ऑड होगा, तो उससे कंफ्यूज हो जाएंगे रीडर्स कि अरे ये खत्म हो गया, समझ ही नहीं आएगा. तो एक प्रॉपर क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन. अब देखो हम 23rd क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स. इस पोएम की थीम क्या है. ठीक है, ये इसका दूसरा नाम क्या है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट नंबर 116. आपने ये भी याद रखना है. देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ लव, इस पोएम में बताया गया है. इन दिस सोनेट शेक्सपियर चूजेस फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ लव. क्या किसको चूज किया है उसने, एक फिलोसफिकल वैल्यू को और एक स्पिरिचुअल वैल्यू को. दो वैल्यूज के बारे में शेक्सपियर ने इस पोएम में बताया है. ठीक है, टू पुट फोर्थ हिज आइडिया. टाइम, प्लेस एंड ह्यूमन रिएक्शंस हैव देयर इफेक्ट ऑन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी. ये तीनों चीजों का इफेक्ट हर ह्यूमन एक्टिविटी में पड़ता है. शेक्सपियर बिलीव्स दैट टाइम, प्लेस एंड अदर डाइवर्जन्स लाइक फिजिकल चार्म्स कैन नॉट चेंज ट्रू लव एंड फ्रेंडशिप. लेकिन शेक्सपियर बोलते हैं कि इन तीनों चीजों का ट्रू लव और फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ता है. ट्रू लव ट्रायम्फ्स ओवर ऑल द हर्डल्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लाइव्स. ये हर चीज पर, हर्डल्स, हर बाधाओं पर जीत पाता है ट्रू लव, और कांस्टेंट रहता है पूरे जीवन भर. ठीक है, नथिंग कैन हैम्पर द यूनियन ऑफ ट्रू लवर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्दो द बॉडी गेट्स वीक एंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय टाइम एंड एज. बॉडी तो वीक हो जाती है समय के साथ साथ, टाइम और एज के बदलने के साथ साथ, बट ट्रू लव रिमेन्स कांस्टेंट एंड यंग एज एवर. लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ. वो कहते हैं कि ये एक परमानेंट सच्चाई है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है. ठीक है, 24th क्वेश्चन देखिए, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजर. मैंने आपको अभी पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जहां पे मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजर का नाम इस पूरे लेसन में, इस पूरी स्टोरी में कहीं भी दिया नहीं हुआ है. ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर बिलोंग टू अ विलेज, हमें पता है ये बात. हिज फोरफादर्स वर फार्मर्स. ही टू वुड हैव बीन अ फार्मर इफ ही हैड कंटिन्यूड टू लिव इन द विलेज. अगर वो विलेज में रह रहा होता तो वो भी फार्मर ही बनता. ही वाज देन अ सिली यूथ, तब वो एक बेवकूफ सा जवान लड़का था. वन डे ही ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली. ठीक है, ऐसा हुआ था. ही स्टैब्ड अ मैन लेफ्ट हिम फॉर डेड. उसने एक आदमी को चाकू मारा. स्टैबिंग मतलब होता है चाकू मारना, और मरा हुआ समझकर उसे कुएं में फेंककर वो चला गया था. ही रैन अवे टू द टाउन. देयर ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर. हाउएवर ही हैड नो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ही डिड हिज जॉब थ्रू गेस वर्क ओनली, येट ही वाज वेरी सक्सेसफुल. अपने काम को वो उसको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी. वहां जाके वो बन तो गया ज्योतिषी, लेकिन उसे ज्योतिष विद्या बिल्कुल नहीं आती थी. लेकिन गेस वर्क से वो अपना काम चला लेता था और उसी से वो सक्सेसफुल भी हो गया था. ठीक है, ही वोर सच अ ड्रेस दैट ही एट वंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अदर्स. ऐसी ड्रेस पहनता था कि सारे लोग उसकी ओर उसे देखकर ही अट्रैक्ट हो जाते थे. देखा होगा आपने. हिज फोरहेड वाज मार्क्ड विद सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, है ना. वो अपने माथे पर बभूत लगाए रहता था और लाल टीका लगाए रहता था. ही वोर अ सैफरन कलर्ड टर्बन राउंड हिज हेड. एक केसरिया रंग की पगड़ी पहने रहता था. द एस्ट्रोलॉजर वाज वेरी क्लेवर एंड टैक्टफुल आल्सो. ही ऑलवेज सेड थिंग्स दैट प्लीज हिज कस्टमर्स. वो ऐसी बातें बोलता था कि उसके कस्टमर्स उसकी बातों को सुनकर खुश हो जाते थे. ठीक है, फर्स्ट ही वुड लेट अ कस्टमर स्पीक फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. इट गेव हिम एनफ स्टफ फॉर द आंसर्स. 10 मिनट तक वो उन्हें बोलने देता था. उसके बाद उसे आराम से अपने आंसर्स के लिए मैटर मिल जाती, उनको किस सवाल का क्या जवाब देना है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर.
अब देखो, एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल फ्रॉम द स्टोरी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स। प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स कहानी से आपने अनिल का कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। इन द स्टोरी द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स, व्हेन मिस मैकेंजी वाज पॉटरिंग अबाउट इन हर गार्डन, शी सॉ अ स्कूल बॉय प्लकिंग वाइल्ड फ्लावर्स। उन्होंने देखा मिस मैकेंजी ने एक बच्चे को वाइल्ड फ्लावर्स को तोड़ते हुए। शी कॉट हिम एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज प्रेजेंस इन हर गार्डन। उससे पूछा कि भाई यहाँ क्यों हो। देन अनिल टोल्ड हर दैट ही हैड इंटरेस्ट इन बॉटनी। उसने बताया कि उसका इंटरेस्ट बॉटनी में है। He belonged to the local English medium school. He was polite and friendly. He impressed Miss Mackenzie with his deep knowledge about plants and trees. उसको नॉलेज थी थोड़ी बहुत प्लांट्स और ट्रीज की, उससे मिस मैकेंजी बड़ी इंप्रेस हुई, ठीक है। He became a hope for her when she came to know about his interest to be a botanist. वो botanist बनना चाहता है, इससे मिस मैकेंजी को बड़ा होपफुल फील हुआ। But when he went to Delhi for spending winter vacation with his father, he never came back. लेकिन विंटर वेकेशन में जब वो दिल्ली गया तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। और अगर वो वापस भी आया तो क्योंकि ये कहानी एंड हो गई, मिस मैकेंजी की डेथ हो गई कहानी के बाद, है ना, कहानी के लास्ट में, तो इसलिए वी नेवर नो वेदर ही केम बैक और नॉट, है ना। तो यहाँ पर अनिल का कैरेक्टर इसी बात के साथ खत्म हो जाता है कि वो दिल्ली चला गया, बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। एक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्यों है। लिसनिंग इज एन आर्ट, एंड व्हेन दिस आर्ट इज मास्टर्ड, इट इंक्रीजेज द सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर ये आर्ट को हम सीख लें तो हमारी कॉम्पिटेंस उससे, हमारी स्किल बढ़ती है उससे, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट इन सेवरल वेज एज इट इंक्रीजेज वंस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पावर। हमारी नॉलेज और हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है। नेचुरली जब हम दूसरे को सुनेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। केयरफुल एंड प्रॉपर लिसनिंग मेक्स इट श्योर दैट द लिसनर इज सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो इससे पता चलता है कि लिसनर जो है सिंसियर है और इस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। दिस लीड्स टू फ्री कम्युनिकेशन एंड इंक्रीजेस इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। इससे क्या होता है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बढ़ता है और सेंडर को कॉन्फिडेंस होता है कि सामने वाला मुझे सुन रहा है, ठीक है। सेंडर या स्पीकर हम कुछ भी कह सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सिक्योर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप। एक्टिव लिसनिंग किसे कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल जो है, कोई इंफॉर्मेशन किसी और इंडिविजुअल या किसी और ग्रुप से ले रहा होता है, ठीक है। एक्टिव लिसनर्स अवॉइड इंटरप्टिंग एट ऑल कॉस्ट। वो कोशिश करते हैं एक्टिव लिसनर्स कि वो इंटरप्ट ना करें। समराइज एंड रिपीट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रिपीट। समराइज एंड रिपीट बैक दैट दे हैव हर्ड। वो क्या करते हैं, साथ में समराइज करते रहते हैं उसे और रिपीट करते हैं जो भी उन्होंने सुना है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करते हैं ताकि उन्हें टू गिव देम एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या होता है, एक उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिव लिसनर्स की क्वालिटी होती है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 26। आई होप मैंने ये पेपर पूरा का पूरा आपके लिए सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने ये पहले आपको सैम्पल पेपर्स भेजा था, आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, और मैं चाहती थी कि आप लोग एक दो दिन लें, उस पर आराम से उसे समझने की कोशिश करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। हियर आई केम विद द सोल्यूशन ऑफ द पेपर फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड सर्टेन क्वेश्चंस, हु वर नॉट एबल टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस वेरी वेल। दिस was the presentation of the solution of sample paper number 2. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सारे चैप्टर्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। क्योंकि ये सैम्पल पेपर देने का मकसद ये नहीं है कि एग्जाम में यही आने वाला है, आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। हमको लगता है, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो हम उस हिसाब से तैयार करते हैं, बट यू मे गेट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ द होल सिलेबस, ठीक है। आई एम नॉट गारंटीइंग दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िए, सारे चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो चैप्टर है उसमें जहां समझ नहीं आ रहा है, जितने वीडियोस मैंने पहले पोस्ट किए हुए हैं उनको आप एक बार फिर से सुनिए, ठीक है। उनमें से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि लिखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पढ़ने से या वीडियोस देखने से उतना अच्छा समझ नहीं आता जितना कि आप लोग जब लिखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। सो आई होप you all are practicing very well for your exams, and I wish you good luck and may you score very good marks in English and Communication Skills Semester 2 paper. With these words, I bid you goodbye and best of luck for your upcoming exams. Take care.